एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो कल है हमारे पास 14 अप्रैल और 14 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अम्बेडकर जयंती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहेब कह लो, इन सब के बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या उन्होंने हमारे समाज के लिए किया था। अगर मैं थोड़ी सी ब्रीफ में बात करूं तो हमारे पास 14 अप्रैल 2025 को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर की 135th जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अगर अंबेडकर जी का हमारे समाज में जो कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले जो हमारे पास हिंदू कोड बिल है वो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एज ए फीमेल मैं इस बात को महसूस करती हूँ। इसके अलावा हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके वो अध्यक्ष थे। जो पिछड़ा वर्ग है, जो हमारे पास दलित समाज है, उसके लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको तो मतलब जितना हम एक्सप्लेन करें उतना कम ही होगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी हिंदू कोड बिल की। तो हिंदू कोड बिल 1915 में उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। बहुत सारे मतलब आप सोच सकते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पर भी हिंदू कोड बिल आ सकता था। लेकिन उस टाइम पर जो नेहरू जी थे वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि जो हमारा समाज है 80% पॉपुलेशन हिंदुओं की है, तो जो हिंदू समाज है क्या वो इतना मतलब इतना मॉडर्नाइज हो गया है जो इतने ज़्यादा चेंजेस को अडॉप्ट कर पाएगा या नहीं, ये उनका सबसे बड़ा कंसर्न था। और इसी चीज़ पर लेकिन हमारे पास जो ये थे अंबेडकर जी थे वो इस चीज़ पर अड़े रहे और फाइनली हमारे पास जो हिंदू कोड बिल आ गया था। और अभी तो हमें पता है कि हमारे पास यूनिवर्सल कोड बिल आ गया है, सारे देश में एक ही कानून लागू होगा। पहले ये कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए था। क्या था उस कानून में और क्यों आज भी 2025 में बैठी हुई एक फीमेल इस बात पर इम्फेसिस कर रही है कि हिंदू कोड बिल जो अंबेडकर जी है उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो 1956 में अपनी डेथ से पहले उन्होंने ये सोचा था कि इस चीज़ को वो पास कर दें, लेकिन वो एक साथ इसको पास नहीं कर पाए और नेहरू जी ने 4 अलग अलग एक्ट के थ्रू इस चीज़ को पास कराया। पहला था हिंदू मैरिज एक्ट। बेसिकली 1955 में जो हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ था उससे पहले क्या होता था कि हिंदू महिलाओं को दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था। आप और मेल एज ए मेल आप कर सकते थे, तो ये काफ़ी मतलब भेदभावपूर्ण था। साथ में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 था जिसको लागू किया गया था 2005 से। बेटियों को अब फादर की प्रॉपर्टी में इक्वली राइट है। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट है हमारे पास 1956 और हिंदू एडोप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट है 1956। तो ये 4 रिफॉर्म उन्हीं की वजह से हो पाए थे। इसके अलावा अगर अंबेडकर जी की लाइफ के बारे में मैं बात करूं तो प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने मुंबई से ही ली थी। बेसिकली उनके फादर एक सूबेदार थे और उनकी कास्ट में ऐसा मैंने काफ़ी जगहों से सुना है और पढ़ा है कि 14 बच्चे उनकी फैमिली में थे। उनमें से वो पहले ऐसे बच्चे थे जिनको 4th क्लास तक पास करने का मतलब मौका मिला था। उनके फादर एक सूबेदार थे। वो जैसे ही स्कूल में जाने लगे उनकी मम्मी ने इस बात को लेकर बहुत कंसर्न दिखाया था कि बच्चे के साथ स्कूल में भेदभाव होगा, बुलिंग होगी, क्योंकि उनके कास्ट के बच्चे जाते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे और एज ए मतलब जो हायर कास्ट के लोग थे वो उनको एक अलग ही नज़रिए से देखते थे। तो ये उनका सबसे बड़ा कंसर्न था कि भेदभाव होगा बच्चे के साथ। लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को एक ही बात बोली कि पढ़ते रहना, लड़ना मत किसी से, पढ़ाई मत छोड़ना। और आज जब अंबेडकर जी ये कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना ज़्यादा पिएगा उतना ज़्यादा दहाड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं संस्कार उनकी माँ के ही हैं कि उन्होंने बोला था कि जो चेंजेस तेरी लाइफ में आएंगे वो सिर्फ ये एजुकेशन ही ला सकती है। और इसी के थ्रू आगे वो पढ़ाई करने के लिए पहले उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से की, उसके बाद वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स एंड पीएचडी इन इकोनॉमिक्स के साथ साथ उन्होंने अदर यूनिवर्सिटी भी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन थी वहाँ से भी, मतलब उनके पास 4 पीएचडी की डिग्री हैं। आप सोच सकते हैं उनके एजुकेशन का लेवल इतनी। अगर आप थोड़ा सा देखें तो जो हमारे पास ईसाई समाज है, क्रिश्चियन जो है, उनमें अनटचेबिलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अंबेडकर जी जब यहाँ पर वापस आए, क्योंकि वो उतने साल वहाँ पर रहे थे, तो 4 साल रहे थे, उन्हें थोड़ी इक्वालिटी की इस तरह की चीज़ों की आदत हो गई थी। जैसे वो यहाँ पर आए तो उन्हें फिर समाज में वही चीज़ें दिखाई दी।
बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे। और जो बड़ौदा के महाराज थे, उनके जो पूरा उनका सचिव की तरह भी रहे थे, उनका पूरा इकोनॉमिक सिस्टम वो देखते थे। जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी है उसमें असिस्टेंट लेक्चरर की पोस्ट पर भी वो रहे थे। तो उनके पास चॉइस थी कि वो बाहर जाकर ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, लंदन में, कोलंबिया में जाकर रह सकते थे, अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे। वहाँ पर अनटचेबिलिटी भी नहीं थी। सिर्फ हाँ, ऐश्वेत जो ब्लैक होते थे उनके साथ भेदभाव था, बट कास्ट सिस्टम नहीं था। और हमारे देश में उन्हें कास्ट सिस्टम को फेस करना पड़ रहा था। तो वो चाहते तो जाके वहाँ सेटल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बात पर इम्फेसिस दिया कि अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो मेरा पूरा समाज बदलेगा। जिस समाज में मतलब एजुकेशन पाना एक एक्सेप्शन है, मेरा थोड़ा सा दिमाग अच्छा था, मैं गॉड गिफ्टेड था, मुझे चांसेस मिलते गए, मैं पढ़ता गया। कितने लोगों को मेरे समाज में ये चांसेस मिल रहे हैं। तो उन्होंने अपने देश में ही रहना प्रीफर किया। और इस बात को, उनका जो मेन मोटिव था वो यही था कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूँगा। और अगर आप उनके जितने भी रिफॉर्म देखें, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो दलितों के नेता थे। अगर आप थोड़ा सा अगर देखें एज ए फीमेल, मैं तो इस बात को बहुत महसूस कर रही हूँ कि उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था दैट इज़ फॉर रिफॉर्म इन वोल इंडियन सोसाइटी। वो पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन को टारगेट नहीं कर रहे हो। उनकी माँ का जब देहांत हुआ था, उसी का एक किस्सा मुझे याद है कि तब भी उन्होंने बोला था कि मेरी माँ तो एक बीमारी से मर गई है, लेकिन हमारा समाज जिस मानसिकता से पीड़ित है उसका इलाज होना ज़रूरी है। चाहे बेशक मेरे माँ की बीमारी का इलाज नहीं हुआ, लेकिन इस मानसिकता का इलाज होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ उन्होंने जब अपनी आगे की एजुकेशन होने के बावजूद तो दूसरे देशों में जाना प्रेफर नहीं किया। उन्होंने अपने ही देश में रहना और इसी समाज के लिए काम करना प्रेफर किया। और उनके जितने भी, आप इस बात को कह सकते हो कि गांधी जी के साथ उनके नहीं थे अच्छे संबंध। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गांधी जी ने हरिजन नाम की उनकी पत्रिका भी थी। हरिजन उन्होंने नाम भी दिया था दलित समाज को, पिछड़े समाज को। लेकिन जो मेन काम जो किया है ना, वो महात्मा गांधी ने किया है। चाहे आप ये कह सकते हो कि उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी कि जो दलित है उनके लिए एक अलग से उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव हों, उन्हीं को वो वोट दें। और जो 1930 से लेके 31 की फर्स्ट और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने उसको अटेंड किया था। और वहाँ पर वाइस रॉय से उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था, तो वो समाज का बंटवारा करना चाहते थे। ये भी एक प्रोस्पेक्टिव है, लोग कह सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो क्या जो आप खुद से, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनसे मेरा क्वेश्चन है, क्या आप खुद को एक बार इस नज़रिए से देखिए कि आप एक दलित समाज का हिस्सा हैं और आपको हर कोई इस प्रोस्पेक्टिव से हर बार देख रहा है। तुम एक नॉलेजेबल पर्सन हो, स्टिल आपको पानी पिलाने के लिए एक वर्कर है, एक चपरासी है जो ऊपर से तुम्हारे ऊपर पानी डाल रहा है। तुम सचिव हो, तुम फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के हेड हो और तुम्हारे ऊपर फाइल चपरासी फेंक रहा है, क्योंकि अगर तुम्हारी परछाई उसके ऊपर पड़ गई तो वो अशुद्ध हो जाएगा। अगर इस तरह का आपने नज़रिया देखा हो तो ये बात बिल्कुल सामान्य है कि एक बार अंबेडकर जी ने कह दिया था कि मैं हिंदू समाज में पैदा तो हो गया हूँ, हिंदू धर्म में, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। और बौद्ध धर्म में उनका परिवर्तन भी इसी बात का इंडिकेशन है कि उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने काम किया, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए। जितना उन्होंने स्ट्रगल किया उतना वो नहीं हो पाए सेटिस्फाई। और अपने धर्म के लोगों को एक आंसर, एक स्टेबिलिटी वो दे के जाना चाहते थे। इसलिए हमें आज भी पता है कि पूरे देश में अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज़्यादा मुंबई में पाए जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। इसके पीछे रीज़न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का खुद से धर्म परिवर्तन कर लेना था। अगर आज की हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो हम यही सीख सकते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन सोसाइटी, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर पर्टिकुलर कास्ट, हमें अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए। हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि हम कास्ट से थोड़ा ऊपर उठें, देश के बारे में सोचें, अपने समाज की। देखिए, जैसे हवा सबके लिए साझी है, ऐसे ही मुझे लगता है देश सबका साझा है। अगर सबकी ग्रोथ होगी, सबका एक दूसरे के प्रति एक बेटर प्रोस्पेक्टिव होगा, तो वो
हम सबका एक साथ में भला करेगा, नहीं फिर से हमारे देश के वही बंटवारे हो जाएंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन नहीं भूला जा सकता, उनके कामों को नहीं भुलाया जा सकता। और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के तो वो मेंबर थे ही, संविधान के जो मेकिंग जो मतलब उसको बनाने वाले भी वो थे, लेकिन फीमेल के लिए जो उन्होंने किया, ज्योतिबा भाई फुले को वो अपना मतलब एक गाइड, एक इंस्पिरेशनल पर्सन मांगते थे, तो उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके, पहले हिंदू महिलाओं को भी पढ़ने का हक नहीं था, और आज हम देख रहे हैं हमारा समाज कितना चेंज हो गया है। तो इसके पीछे उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो मतलब हम नहीं भुला सकते हैं। और हर एक महिला से मेरी विनती है, एक प्रार्थना है कि आप चाहे माँ सरस्वती को पूजे ना पूजे, लेकिन एक फूल कल अंबेडकर जी की प्रतिमा पर ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी जो बेटर हुई है। आप ये सोचिए, हिंदू मैरिज एक्ट में उन्होंने फीमेल की मैरिज की एज को भी फिक्स किया। पहले 7-8 साल की लड़कियों की शादी हो जाती। सोचिए, आप में से जितनी लड़कियां जो कम एज की हैं, जो इस चीज़ को देख रही हैं, सुन रही हैं, आप सोचिए कितना कंट्रीब्यूशन है अंबेडकर जी का आपके प्रति। और हर वो व्यक्ति जिसका कंट्रीब्यूशन है उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। और साथ में हम अंबेडकर जी का जो सीख सकते हैं वो यही है कि अपनी एजुकेशन पर फुल्ली फोकस करें और अपने समाज को आगे ले जाएं। एंड में मेरा वही एक अंबेडकर जी का कोट है कि आपके पैरों में जूते हो ना हो, आपके हाथों में किताब ज़रूर होनी चाहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।